धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पूरी दुनिया में कोरोना आया और पूरी दुनिया में कई सारे देशों ने लॉकडाउन लागू किया, जिसके बाद लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। तो सरकारें अपने यहाँ के नागरिकों को राहत देने के लिए कानून बनाने में जुट गई। लेकिन हमारे देश की सरकार इस कोरोना लॉकडाउन का फायदा उठाकर अवसर तलाश कर रही है अपने लिए। किसानों के खिलाफ कानून ले आई है, जिसको लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं। अब ताजा खबर आ रही है कि मजदूरों के खिलाफ भी कानून ले आई है। हालात सरकार ने कानून पास करने की ऐसी बना दी है पार्लियामेंट में कि दो दो दिन के अंदर राज्यसभा से 15-15 बिल पास किए गए हैं। जैसे जो मजदूर वाला बिल पास किया गया, वो एक ही दिन में 3-3 बिल पास कर दिए गए हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल पास किया गया 2020, और इसके अलावा व्यावसायिक सुरक्षा यानी कि इंडस्ट्रियल ऑफ सेफ्टी का बिल पास किया गया, और तीसरा बिल पास किया गया है स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति संहिता, यानी इसको हम कह सकते हैं हेल्थ एंड वर्किंग कोड बिल पास किया गया है। इन तीनों बिल के पास होने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि ये बिल ऐतिहासिक हैं, जैसा कि वो किसानों के बारे में कह रही है। कह रहे अब साल भर में एक बार जो कंपनी वाला होगा, जो इंडस्ट्री वाला होगा, जो फैक्ट्री वाला होगा, मजदूर को अपने घर जाने का भाड़ा देगा। अब जो महिला है उनको भी पुरुषों के बराबर वेतनमान मिल सकेगा। लेकिन फिर भी इस बिल की आलोचना की जा रही है। तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्यों आलोचना की जा रही है। तो इन्हीं सबको समझने के लिए हमारे साथ लखनऊ से स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं अविनाश पांडे जी, जो हिंद सभा जो है मजदूरों की, उसके स्टेट सेक्रेटरी हैं और लीगल एडवाइजर भी हैं। हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। सरकार कह रही है, जैसे आप देखेंगे श्रम मंत्री संतोष गंगवार का जो बयान है, उनका कहना है कि हमने इस बिल को जो है स्थायी समिति के पास भेज रखा था। वहां पे 233 सुझाव आए, 174 सुझाव को हमने स्वीकार कर लिया, यानी कि 72-73% सुझाव हमने स्वीकार कर लिए हैं। फिर क्यों विरोध किया जा रहा है? वो 25-26% वो जो बचे हैं उसको भी स्वीकार कर लेते तो कोई बुराई नहीं थी। ठीक है, ऐसा है, जिस तरीके से ये तीनों बिल पास किया गया है वो तरीका भी अपने आप में बहुत गलत है। देश की सबसे बड़ी जमात है मजदूरों का, और उनके अधिकारों के बारे में, उनके हितों के बारे में जो कानून बनना है उसके बारे में कोई चर्चा ना हो सदन में, तो उसका क्या मतलब रह जाता है। सरकार को जब इतना अच्छा बिल था तो लोगों को बता के, सारे सांसदों को विश्वास में लेके अच्छी तरीके से पास कराना चाहिए था। उन्होंने लोगों से बताना नहीं वाजिब समझा। आनंद फानंद में एक दिन पेश किया और दूसरे दिन उसको ध्वनि मत से तमाम बवालों के बीच में पास करा लिया। तो इसकी क्या जरूरत थी? चर्चा होने देते। इस बिल में कितनी अच्छाइयां हैं, मजदूरों का कितना भला हो सकेगा, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी। इन सब पे चर्चा होता, पूरा देश जानता। हमारे संसद में चर्चा होना, चर्चा ही सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी कानून को पास करने के लिए। तो चर्चा करते जी, चर्चा करते तो किससे करते? क्योंकि 8 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में पूरा विपक्ष राज्यसभा का, लोकसभा का बहिष्कार करके बाहर जा चुका था। किससे चर्चा करते? ऐसा है, ये बहिष्कार किस लिए हुआ? बहिष्कार इसीलिए हुआ क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग सुनना ही नहीं चाहते, विपक्ष की आवाज ही नहीं सुनना पसंद करते। विपक्ष कोई सवाल आपसे पूछना पूछे, इसलिए आपने जो है क्वेश्चन आवर को खत्म कर दिया। कोई सवाल नहीं, आप जवाब देना नहीं चाहते। जवाबदेही तो संसद में होनी चाहिए। तो इनका तो काम ही है कि कोई हमसे सवाल न करे, जो हमने कर दिया है वही सही है। हमारे ही मन की बात सब सुने, हम किसी और के मन की बात न सुने। तो ये तरीका जो है लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। जिस तरीके से इस बिल को पास किया इन्होंने, ठीक है। पहला ऐतराज आप लोगों का ये है कि पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई और बगैर बहस किए अपनी मन मर्जी का बिल मजदूरों पे थोप दिया है, ये पहला ऐतराज है। लेकिन इसके अलावा जब वो कह रहे हैं कि स्थायी समिति ने 233 में से 174 जो है सुझाव स्वीकार कर लिए हैं, तो इस पे भी आपको जो है पॉजिटिव बोलना चाहिए कि हाँ उन्होंने अच्छा किया है। अब कुछ और चीजों को लेकर बात कर लेते हैं। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा जी। पहले जब कोई बिल सदन में लाया जाना होता है तो जो लोग उससे
प्रभावित होने वाले लोग हैं उनसे भी सुना जाता है। उनको एक पब्लिक नोटिस के द्वारा दिया जाता है कि आपको अगर कोई सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं। ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत जब बना था तब से मजदूरों के बारे में कोई फैसला होता था तो श्रम संगठनों के साथ बातचीत करके उनकी राय लेके तब किया जाता था। आपने अस्थायी समिति में भेजा, अस्थायी समिति में कौन सा ट्रेड यूनियन वाला होता है? आपने किसी ट्रेड यूनियन के साथ कोई वार्ता नहीं की, उनको आपने बताया नहीं कि हम ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं, इसमें और अच्छा हम कैसे बना सकते हैं। तो ट्रेड यूनियंस के साथ आपने कोई बात नहीं की, मनमाना विधेयक बनाया, आपके पास बहुमत है, आपने उसको साबित कर लिया, ले जाके आप लागू कर देंगे। तो ये लोकतंत्र की हत्या क्या है। आपको नहीं लगता जी, क्या अगर आप इतिहास के पन्नों में जाके बात कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता आज तक भारत में ऐसी सरकार नहीं बनी है, चाहे सैटेलाइट उड़ाना हो, चाहे राफेल उड़ना हो, चाहे एयर स्ट्राइक करनी हो, आपके देश के जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो सब कुछ जानते हैं, तो उन्हें मजदूरों का भी पता है, उनसे पूछने की उनको जरूरत ही नहीं। आपको लगता नहीं है ऐसा? ऐसा है, यही एक बार इंदिरा जी ने सोचा था 74-75 में, तो देश ने इमरजेंसी झेली थी और इसके बाद वो सरकार जानी पड़ी थी। राजीव गांधी जी उसके बाद इंदिरा जी वापस आई तो आपस की फूट के तारा आ गई, नहीं तो फिर उनको वापस नहीं बुलाता देश। तो वो परिस्थितियां ये फिर लेके आ रहे हैं बिना कुछ सुने। कभी केंद्र कर्मचारियों के बारे में फैसला ले लेंगे, कभी राज्य के बारे में, इनकी राज्य सरकारें उल्टा सीधा फैसला ले लेंगी। तो एक इनको बहुमत का एक नशा सा छा गया है कि हमारे पास बहुमत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जो करते हैं वही अच्छा है। ये क्या अच्छी ये बात नशा जी, क्या ये नशा इसलिए नहीं हो गया है कि आप देखिए कि वो 2 दिन पहले किसानों से जुड़ा हुआ बिल पास करते हैं और 2 दिन बाद वो मजदूरों से जुड़ा हुआ बिल पास करते हैं। किसान भी सड़क पे है, मजदूर भी सड़क पे है। क्या सरकार को ये लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे और बिहार का चुनाव जीत जाएंगे और बाद में हम कहेंगे देखो हमारे सारे बिलों पे मोहर लग गई है, क्योंकि नोटबंदी के बाद तो हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लिया था। जी हाँ, उनको इस बात का ये लग रहा है क्योंकि जिस स्तर पर विरोध होना चाहिए देश में वो हो नहीं रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान तो सड़कों पे उतरे, लेकिन यूपी और बिहार से, महाराष्ट्र से और बाकी राज्यों से जिस तरीके से इसका विरोध होना चाहिए वो अभी भी धरातल पर नहीं है। मजदूरों का भी जो मजदूर के बारे में नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जिस स्तर पर विरोध होना चाहिए हम मानते हैं वैसा विरोध आज भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। जी, क्या ये विरोध हो नहीं पा रहा है या जो लॉकडाउन है, जो कोरोना है, उसकी वजह से किसान मजदूर दहशत में है, वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पुलिस उनको बाहर निकलते ही डंडा बजाएगी? कोरोना एक बड़ी परिस्थिति है जिसमें सिर्फ पुलिस का ही डर नहीं है, समाज का, अपने घर परिवार के प्रति चिंता भी है और जिम्मेदारी भी है। तो इस नाते उस स्तर पे ट्रेड यूनियन के लोग चाहकर भी विरोध नहीं कर रहे हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो कि सरकार को ये कहने का मौका मिल जाए, क्योंकि ये तो आरोप लगाने में माहिर हैं। जिन्हें अगर हमने कहीं 1000-10,000 की भीड़ इकट्ठा करी और सरकार का विरोध किया तो ये तत्काल कहेंगे कि देखिए ये कोरोना के स्थिति में ये और बिगाड़ रहे हैं। तो क्या इसी मौके का फायदा उठा के सरकार बिल लाई है कि ना तो किसान प्रदर्शन कर पाएंगे ना मजदूर प्रदर्शन कर पाएंगे, और पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह दूसरे राज्यों के जो किसान हैं वो अपनी जान हथेली पर लेकर नहीं निकल पाएंगे? जी, सरकार इसी उम्मीद से लेके आई है ये बिल कि हम इसको पास करा लेंगे और जो विरोध हो सकता है आमतौर पे होता वो नहीं हो पाएगा, वो हो भी नहीं पा रहा अभी इन परिस्थितियों के चलते। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर गुस्सा नहीं है, ठीक है, गुस्सा बहुत है और जब भी वोट पड़ेगा तो असर आएगा इसका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर गुस्सा नहीं है। तो बिल्कुल लेके कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कहा गया है कि अब महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन दिया जाएगा, इसमें आपको क्या दिक्कत है जी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है जो ये पहली दफा आई हो। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बहुत पहले से बना हुआ है भारत में, एक बहुत सख्त अधिनियम था और उसके तहत किसी भी प्रतिष्ठान में
या किसी भी कार्य क्षेत्र में किसी महिला को किसी पुरुष से कम वेतन नहीं दिया जा सकता था, और उसके लिए बाकायदा हर एम्प्लॉयर को एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होता था, जो ये बताता था कि किस काम को करने वाले पुरुष को जो वेतन मिलता है हमारे इंडस्ट्री में, उस काम को करने वाली फला महिला को भी हम वही वेतन देते हैं। तो ये कानून पहले से था। ठीक है, तो पहले से ये नियम था, अब इन्होंने इसमें शामिल कर दिया और इसका प्रचार कर रहे हैं, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के दे रहे हैं क्या? ऐसा है, इन्होंने सारे कानूनों को मिला के एक 4 कानूनों में समेटा है। तो सारा का सारा कानून पलट नहीं दिया है, सारा का सारा बदल नहीं दिया है, पुराने कुछ व्यवस्थाओं को इन्होंने ले लिया है। जिन चीजों को लेके विरोध हो रहा है, हमारे समाचार पत्र और मीडिया जगत के लोग उन चीजों को नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ उन चीजों को बता रहे हैं जो पहले से मौजूद हैं और सरकार के फेवर में। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे कि किन किन चीजों पे आपको ऐतराज है, लेकिन पहले सरकार की अच्छी अच्छी चीजों पे बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं घर जाने के लिए साल भर में एक बार भाड़ा मिलेगा मजदूर को। जी, सरकार ये बात व्यवस्था कर रही है, बहुत अच्छी बात है, हम भी इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएगी, इस पर सवाल उठता है। इसके पहले फैक्ट्री एक्ट में प्राविधान होता था कि कोई भी एम्प्लॉई अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो जब तक उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, उसका टिकट नहीं बनेगा, तब तक वो फैक्ट्री के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। 1929 में, 1935 में, 1948 में लागू था, तो उसमें ये व्यवस्था थी किसी इंडस्ट्री में कहीं काम करने वाले वर्कर को सबसे पहले नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, टिकट बनेगा, फिर वो परिसर के अंदर प्रवेश करके काम करेगा। आजादी के 73 साल बीत गए, आज तक हम ये हमारी सरकार कहीं नहीं कह सकती कि फला एक ऐसी फैक्ट्री है जहां एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको नियुक्ति पत्र ना मिला हो, या कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो सारे श्रम कानूनों का पालन कर रही है, किसी एक का उल्लंघन नहीं कर रही। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, सरकार को चुनौती दे रहा हूँ, एक भी इंडस्ट्री नहीं बता सकती जो अपने यहाँ एम्प्लॉयड प्रत्येक आदमी का नाम अपने रजिस्टर पर रखती हो, जबकि व्यवस्था यह है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी नाम चढ़ेगा। एक सवाल ये भी तो एक ऐसी व्यवस्था में एक सवाल एक ये भी बड़ा खड़ा हो रहा है कि ये वही सरकार है जिसने लॉकडाउन के दौरान कहा था कि फैक्ट्री वाले अपने यहाँ से मजदूरों को नहीं निकालेंगे, उनको सैलरी देंगे, उसको भी अमल नहीं करवा पाई है, तो ये उनको साल भर में भाड़ा कैसे दिलवा देगी? जी, मैं इसी बात को कह रहा था कि वो सरकार है जो आज तक, बहुत पहले से, आजादी के बाद से आज तक हमारी सरकार जब यही नहीं सुनिश्चित कर पाई कि हर काम करने वाले को वो क्या काम करता उसकी एक पहचान हो वर्कर के रूप में, तो जब यही नहीं सुनिश्चित हुआ है तो ये कैसे सुनिश्चित कराएंगे कि वो प्रवासी है तो मैं उसको किराया, जहाँ वो काम करेगा वो एम्प्लॉयर उसका किराया देगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूर रास्ते में चलते हुए मर गए, भूखे प्यासे मर गए, ट्रेन से कट के मर गए, अखबारों में खबरें छपी, बाकायदा नाम छपा, गांव का नाम छपा। आज हमारी सरकार कह रही हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसे मजदूरों का कि किनकी डेथ हो गई है, कितने लोग खत्म हो गए हैं। तो जब सरकार ऐसे मामले में कह देती है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हम इनको मुआवजा नहीं दे सकते, हम इनकी मदद नहीं कर सकते, तो ऐसे मजदूरों को उनका किराया भत्ता कहाँ से पेमेंट कराएगी? ऐसा कोई मशीनरी तो बना ही नहीं। सिस्टम पहले ये था कि लेबर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करता था, वो रिपोर्ट होती, वो बहुत सही उदाहरण आपने दिया है। कर दिया है। जी, बहुत सही उदाहरण आपने दिया है सर, कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने फैसले से वापिस हट गई, अगर इंडस्ट्री वाले वहां पहुंचे तो वो तब भी लागू नहीं करा पाई और आगे भी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 100 मजदूरों वाली संस्थान से बढ़ाकर अब 300 मजदूरों वाले संस्थान तक को इजाजत दे दी है कि वो जब चाहे बगैर नोटिस के अपने यहाँ से वर्कर्स को निकाल सकता है। जी, ये बहुत खतरनाक प्राविधान है। अभी तक ये व्यवस्था इसलिए की गई थी कि एक बल्क में 100 आदमी, 150 आदमी अगर किसी इंडस्ट्री से निकाल के सड़क पे ले आए जाते हैं तो ये कानून और व्यवस्था के प्रति बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो जाती है उस जिले शहर के लिए। आज का दौर जो है मशीनीकरण का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, सारा काम मशीनें से, जिस फैक्ट्री में
1000 आदमी पहले काम करते थे, वहां 100 आदमी 150 आदमी पे काम हो रहा है। तो जब पहले 100 आदमी के कारखानों को बंदी पे प्रतिबंध लगाया गया था, तो 100 आदमी वाले कारखानों की संख्या ज्यादा थी। अब तो 100 वाले जो कारखाने हैं वो 25-50 पे सिमट गए हैं और 1000 वाले 100 पे आ गए हैं। उनको आपने सुविधा दे दी कि आप जब चाहो बंद कर दो। 1000 के एम्प्लॉइज को रखने वाले कितने कारखाने बचे हैं, उंगलियों पे गिनने वाले हैं जी। छोटे छोटे कारखाने सबसे ज्यादा संख्या में हैं। और इसका असर क्या होगा? एक तरफ सरकार ने एक व्यवस्था ये बनाई है कि 3 साल तक जो नए इंडस्ट्री स्टेब्लिश होंगे उनको हम सारे श्रम कानूनों से छूट दे देंगे। एम्प्लॉयर क्या करेगा? 100 वाला एम्प्लॉयर, 100 एम्प्लॉय वाला अगर कोई एम्प्लॉयर है वो अपना एस्टेब्लिशमेंट बंद करेगा, नए नाम से फिर खोलेगा, क्योंकि अब लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। तुरंत नया रजिस्ट्रेशन होगा, नए नाम से खोलेगा, श्रम कानूनों से छूट का सारा लाभ वो उठाएगा, मजदूर सड़क पे आ जाएगा। ये परिस्थिति नई उत्पन्न होने वाली है कानून और व्यवस्था की, मजदूरों के सामने भुखमरी की। जो बच्चे जिनके पढ़ रहे थे उनका भविष्य चौपट होगा, नए रोजगार के अवसर खत्म होंगे। लेकिन सड़क पे आना भी इस बार इतना आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने हड़ताल करने पर भी रोक लगा दी है। हड़ताल करने से पहले बाकायदा नोटिस देना होगा और मामला अब कोर्ट और ट्रिब्यूनल भी नहीं जा पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हड़ताल और लॉकडाउन का प्रावधान पहले भी प्रतिषिद्ध करने का आईडी एक्ट में था, एज इट इज इन्होंने उतार दिया इसमें भी। पहले भी 60 दिन पहले हमको नोटिस देनी होती थी कि हमारे ये डिमांड नहीं पूरे होंगे तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे, और हड़ताल पे जाने से ठीक 14 दिन पहले भी हमको दूसरी नोटिस देनी होती थी कि अब हम फला तारीख से हड़ताल पे जा रहे, डेट देते थे, और वो नोटिस देने के 14 दिन के अंदर हम हड़ताल पे नहीं जा सकते थे। अगर जाते थे तो इनवैलिड हो जाती थी। तो वो परिस्थिति जो पहले थी इसमें भी वही है, उस पर संशोधन नहीं किया है। हड़ताल करने का अधिकार जो पहले था वो आज भी है, उसको खत्म नहीं किया है। बल्कि अगर मैं संक्षेप में आपसे बात करूं तो आपकी मोटा मोटी क्या ऐतराज हैं इस पूरे मामले को लेकर? 100 से बढ़ा के 300 कर दिया, ये आपका एक ऐतराज हुआ, बगैर बहस के पार्लियामेंट से पास कर दिया, ये दूसरा ऐतराज हुआ, तीसरा ऐतराज आप ये कह रहे हैं कि मजदूरों से इस बारे में कोई बात नहीं की है, ये है, या कानून में क्या ऐतराज है आपको? सबसे बड़ा ऐतराज यही है कि ये देश लोकतंत्र है, जनता की भावनाओं से चलने वाला देश है। जिनके बारे में आप फैसला लेने जा रहे हो पहले आपको उनसे भी बात कर लेनी चाहिए, उनकी भी बात सुननी चाहिए, उनके सामने क्या परिस्थितियां हैं ये जानना चाहिए, इसके बाद कोई संशोधन करना चाहिए। दूसरा, क्या करेंगी जो ट्रेड यूनियंस हैं? जी, अब क्या करेंगी जो ट्रेड यूनियंस हैं, उनका क्या रुख है इस वक्त? अब आगे मैं दूसरी बात अपनी पूरी कर लूं पहले। अच्छा, ठीक है। तो पहला ऐतराज तो सरकार ने जिस तरीके से इस बिल को पास किया है हमारा उस पर है। दूसरा ऐतराज जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल है, जिसमें इन्होंने पहले वेतन की परिभाषा में बेसिक आता था, डीए आता था, एचआरए आता था, सीसीए आता था, एनुअल इंक्रीमेंट आता था, ये सब हमारे वेतन में माना जाता था, तो वेतन का हिस्सा होता था। अब सरकार ने वेतन को 3 कैटेगरी में किया है, जो वस्तुतः 2 कैटेगरी है, बेसिक और डीए, इसको इन्होंने वेतन मान लिया। एचआरए, सीसीए और एनुअल इंक्रीमेंट इन्होंने बाहर कर दिया। अब और दूसरा इन्होंने तीसरे पे लाया है रिटेनिंग। रिटेनिंग तो बेसिक डीए का जो पार्ट होता है, जब आदमी ड्यूटी पे नहीं होता तो उस पीरियड में मिलता है, ले ऑफ टाइप का, तो उसके लिए होता है। तो मूलतः बेसिक और डीए को ही इन्होंने वेतन में रखा, बाकी हिस्से को बाहर कर दिया। तो एक तो मजदूरों का बात काफी नुकसान इसमें होने वाला है। दूसरा, बेसिक और डीए के बाद इन्होंने एक काम ये किया है कि जब भत्ते 50% से ज्यादा हो जाएंगे बाकी भत्ते, तो उनको बेसिक डीए के साथ वेतन का हिस्सा माना जाएगा। तो हमारे विचार से इसको करने के बजाय वेतन की जो पहले परिभाषा थी उसको रखा जाना चाहिए था। उस पर काफी विचार विमर्श के बाद
एक्सपर्ट कमेटी ने उसको डिसाइड किया था, तो इसलिए उसमें संशोधन की जरूरत नहीं थी। दूसरा, इन्होंने एक ये अमेंडमेंट कर दिया है कि किसी कारखाने में 300 से कम अगर एम्प्लॉय होते हैं तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट स्टे स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट लागू नहीं होगा। अभी तक हर 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय करने वाले इंडस्ट्री पे अस्थायी आदेश के प्राविधान लागू होते थे। फैक्ट्री को अपना अस्थायी आदेश बनाना होता था। वो अस्थायी आदेश ही बताता था कि फैक्ट्री में कितने कैटेगरी के वर्कर होंगे, कौन कैजुअल होगा, कौन परमानेंट होगा, कितने दिन कैजुअल रख सकते हैं, कितने दिन बाद हमें परमानेंट करना होगा, कितने आदमी बदली हो सकते हैं। वो प्राविधान भी इन्होंने ऐसे इंडस्ट्री से बाहर कर दिया है जिसमें 300 से कम हो। ठीक है, अब ट्रेड यूनियंस का इस बारे में क्या करना है, वो क्या करेगी, या वो भी किसानों की तरह हाय तौबा करके बस ऐसे ही रह जाएगी? जी नहीं, अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की है। ट्रेड यूनियन के लोग कल भी पूरे देश में सड़कों पर थे। इतनी पाबंदियों के बावजूद हम लखनऊ में सैकड़ों प्रतिनिधि दारुसफा में इकट्ठा हुए। रायबरेली में हमारे साथी अरविंद जी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। नोएडा में प्रदर्शन हुआ राघवेंद्र जी के साथ। लखनऊ में सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन, चाहे वो इंटक हो, चाहे एक्टिव हो, एटेक हो, हिंद मजदूर सभा, सबको साथ में ले करके इस आंदोलन को लड़ रही है। हमारे भारतीय मजदूर संघ के साथी जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो नियंत्रक संस्थान है RSS, उसके एक विंग है, वो भी विरोध में। हालांकि वो हमारे साथ लड़ाई में नहीं आते हैं, एक दिन पहले या एक दिन बाद में करते हैं। हालांकि ये बहुत नुकसानदेह है। हम लोगों का कहना है जब विरोध है तो साथ में आके विरोध करिए, लेकिन वो अपने हिसाब से अपनी तरीके से कर रहे हैं, तो खुश कोई नहीं है। उनका खुद का अनुसांगिक संगठन भी इसके विरोध में है और इसका खामियाजा सरकार को बहुत बुरी तरीके से झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मजदूर आंदोलन शांत हो जाएगा। जी जी जी, लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर। और जो श्रम कानून बने थे, ये कोई भारत के संसद नहीं बनाए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के माध्यम से बने हैं। सरकार की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों से वो बधी हुई है। और वहां तक ले जाएंगे, ILO तक भी जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे। बहुत शुक्रिया। मजदूरों के खिलाफ आई इन बिलों का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, ये कहना है अविनाश पांडे जी का। देखना दिलचस्प होगा क्या सरकार मजदूर और किसानों के इस आंदोलन को गंभीरता से लेगी, या जो तानाशाही रवैया अब इख्तियार कर रही है पिछले काफी समय से कि कानून बनाती है कि हमने CA को कानून बना दिया, फिर पूरे देश में अभियान चलाएंगे, लोगों को सिखाएंगे, फिर उसके बाद किसानों पे कानून बना दिया, पूरे देश में जाएंगे, लोगों को घर घर जाके बताएंगे मजदूरों पे कानून बना दिया। तो लेकिन जिस तरीके से कानून आजकल बन रहे हैं उससे इस प्रक्रिया पर भी बड़ा सवाल हो रहा है कि उस तबके को पूछा ही नहीं जाता, यानी कि न किसानों से पूछा गया कानून बना दिया गया और न मजदूरों से पूछा गया कानून बना दिया गया। फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे पांडे जी, बहुत शुक्रिया। फिलहाल